लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद केंद्र में नई सरकार का गठन तो हो गया है, लेकिन दिल्ली से सटे हरियाणा में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के लिए रास्ता आसान दिखाई नहीं दे रहा है। लिहाजा कांग्रेस पार्टी की तरफ से यहां दावे ये किए जा रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में हाफ और विधानसभा चुनाव में मैदान साफ। यानी कि बीजेपी को सिरे से खारिज करती हुई कांग्रेस पार्टी नजर आ रही है। आरोप ये लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी ने पिछले अपने कार्यकाल में प्रदेश को लूटने का काम किया है। युवाओं को यहां बेरोजगार करने और किसानों को परेशान करने के अलावा भारतीय जनता पार्टी ने इस पिछले 9.5 साल के कार्यकाल में कोई उपलब्धि हासिल नहीं की। लगातार जिस तरीके से विपक्ष के नेता यहां पर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं, बीजेपी के शासनकाल को लेकर सवाल खड़े करते नजर आ रहे हैं, दूसरी तरफ केंद्र की सरकार से दूर रही कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेताओं का यह दावा है कि हरियाणा में विधानसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत के साथ कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने वाली है। तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। भीतर घात की भी खबरें कांग्रेस पार्टी में सामने आई है और बड़े दिग्गज नेताओं की आपसी अनबन जो है वो भी साफ तौर पर देखने को मिल रही है। अक्षय मेरे साथ मौजूद हैं। किस तरीके से देखते हैं अक्षय, कुमारी सैलजा हो, किरण चौधरी हो, भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, रणदीप सिंह सुरजेवाला हो, ये तमाम दिग्गज नेता कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की रेस के लिए एक दूसरे को काटते हुए नजर आ रहे हैं। क्या विधानसभा चुनाव से पहले ही कांग्रेस कोई इस तरीके की तैयारियां कर रही है? देखिए दिनेश, जो बात आपने यहाँ पर कही है कि ये जो तमाम बड़े चेहरे हैं, जो तमाम हरियाणा कांग्रेस के चर्चित चेहरे हैं, ये एक दूसरे की काट कर रहे हैं। अब मुझे यहाँ ये लग रहा है कि कहीं ये कांग्रेस की काट ना कर दे। कांग्रेस को जो सत्ता की ओर जाती नजर भी आ रही है, जो माहौल इस समय प्रदेश में बन रहा है भाजपा के खिलाफ, और माहौल देखिए जो बनता है सत्ताधारी पार्टी के खिलाफ, वो मौका होता है विपक्ष के लिए। और वो विपक्ष अगर भुना लेता है तो निश्चित तौर पर वो सत्ता तक भी आसीन हो जाता है, सत्ता की कुर्सी पा लेता है। अब यहाँ पर जो अंतर कलह है, आप देखिए कुमारी शैलजा, और मुख्य रूप से मैं इन दोनों का जिक्र करूंगा, कुमारी शैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा, ये जो दो गुट बटे हैं, मुख्य जो दो गुट है, इन दो गुटों का यहाँ जो स्तर है, अंदाजा से लगा लीजिए कि हरियाणा से अगर कांग्रेस संगठन में देखा जाए, राष्ट्रीय राजनीति में मुझे नहीं लगता कि शायद रणदीप सुरजेवाला से बेहतर नाम हाल फिलहाल में कोई रहा हो। रणदीप सुरजेवाला पूरी तरीके से भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समर्थन में नहीं है, जग जाहिर है वो कुमारी शैलजा गुट के हैं, जो दो गुट कांग्रेस हरियाणा में लगातार अब कहे जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को देखेंगे तो यहाँ उनका अपना खुद का भी एक जनाधार है। कुमारी शैलजा भी हालांकि एक अच्छी खासी नेता रही हैं, हरियाणा में कांग्रेस की बड़ी मजबूत पहचान भी वो रखती हैं, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा से दिनेश अगर आप देखा जाए, तुलना करें, तो उनकी जो राजनीतिक औधा है वो कहीं ना कहीं एक तो उन्हें मुझे लगता है विरासत में मिला है, दूसरा लंबे वक्त जिस प्रकार से वो कांग्रेस से राजनीति हरियाणा में करते आए हैं, उनकी खुद की एक अपनी मजबूत छवि है जो कहीं ना कहीं कुमारी शैलजा पर भारी पड़ती नजर आती है। और इस बात का अंदाजा आप इस चीज से लगा लीजिए कि 10 हरियाणा की लोकसभा सीटों पर आम चुनाव से पहले जब चुनाव प्रचार यहाँ पर था, और जितना मुझे लगता है कि 23 तारीख तक चुनाव प्रचार था, 25 को मतदान यहाँ पर हुआ था, 23 मई तक यहाँ चुनाव प्रचार था। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा की 9 लोकसभा सीटों पर, माफ कीजिएगा, चुनाव प्रचार किया, यानी कि यहाँ कहे तो केवल एक लोकसभा सीट पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा चुनाव प्रचार करते नजर नहीं आए थे, और वो सिरसा सीट थी यहाँ पर। यानी कि यहाँ आप देखिए कि क्षेत्र का बड़ा नेता यहाँ पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा से शायद बड़ा ही कोई नाम मुझे नहीं लगता कि हरियाणा में कांग्रेस की तरफ से निकलकर सामने आता हो, और उनके जैसा नेता जब कुमारी शैलजा वाली सिरसा सीट पर चुनाव प्रचार करने ना पहुंचे, इससे जग जाहिर हो जाता है कि अंतर कलह है, दोनों के बीच विवाद, और विवाद का स्तर इतना है कि कांग्रेस आला कमान, खुद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के निर्देश के बाद भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा सिरसा नहीं पहुंचते, और ना ही कुमारी शैलजा यहां मंच साझा करती नजर आती भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ में। तो कुल मिलाकर के जो अंतर कलह की स्थिति है, ये कांग्रेस पर भारी पड़ सकती है, और इसमें कहीं ना कहीं आप देखिए जो ये आग है कांग्रेस के अंदर, इसमें घी डालने का काम भाजपा मौका मिलते ही कर भी सकती है। अक्षय, नायब सिंह सैनी को लेकर हुड्डा लगातार ये दावे कर रहे हैं कि भाई नायब सिंह सैनी, आपके पास तो विधायकों का समर्थन ही नहीं है, आप किस आधार पर हरियाणा की कुर्सी पर विराजमान है। तो जिस तरीके से बार बार ये सवाल उठाए जा रहे हैं, क्या नायब सिंह सैनी की सरकार यहाँ पर समय काल के पूरा होने से पहले ही यहाँ पर गिरती नजर आ सकती है? कोई ऐसी संभावना विपक्ष की तरफ से, कोई ऐसी कोशिश या कोई संभावना नजर आ सकती है? दिनेश देखिए, ये वही सवाल है आपने जो किया है, जो मुझे लगता है इस वक्त हरियाणा के सियासी गलियारों में जो सबसे ज्यादा गूंज रहा है कि मौजूदा जो कार्यकाल हरियाणा विधानसभा का है, क्या उसे नायब सिंह सैनी नेतृत्व वाली भाजपा सरकार पूरा कर पाएगी या नहीं। और देखिए ना की संभावना ज्यादा नजर आ रही है, और कहीं ना कहीं दिनेश मुझे लगता है कि जेजेपी से जो गठबंधन मार्च में टूटा था, उसके बाद से ये यहाँ पर हालात
हालात खराब हुए हैं, क्योंकि आप देखेंगे तकरीबन 57 से 58 विधायकों का समर्थन बीजेपी गठबंधन के पास था, लेकिन 10 जैसे ही जेजेपी के जाते हैं, दुष्यंत चौटाला अलग जाते हैं, उसके बाद ये संख्या बल करीब यहाँ 48 पर आ जाता है, 47-48 पर। फिर मई की वो तारीख थी, 7 मई की वो तारीख मुझे याद है, शाम का ही वक्त था, और 3 निर्दलीय विधायक अचानक से समर्थन वापस लेकर भूपेंद्र हुड्डा के पास पहुंच जाते हैं। कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने आती है, तीनों विधायक समर्थन देने का ऐलान कर देते हैं, यानी कि 44-45 पर बीजेपी नजर आती है। इसके बाद यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी यहाँ अब जोड़ तोड़ करने की कोशिश में तो पूरी तरीके से जुटी हुई है कि पहला लक्ष्य होगा इस मौजूदा कार्यकाल को पूरा करना, क्योंकि अगर भाजपा यहाँ बीच में पीछे रह जाती है, अगर बीच में ही ये कार्यकाल पूरा करने से अल्पमत में पूरी तरीके से आ जाती है, तो जो मुख्य चुनाव होंगे उस पर भी फर्क पड़ेगा, और उस पर भी जो भाजपा की मजबूती है, इससे कहीं ना कहीं जनता में संदेश जाएगा कि भाजपा की अब हरियाणा में मजबूती नहीं रही है। जब सरकार ही यहाँ गिर गई, सरकार ही अल्पमत जैसी स्थिति में आ गई, तो यहाँ पर मतदाताओं के मन में भाजपा के प्रति नकारात्मक संदेश जाएगा। और जो मुझे लगता है, आप देखिए जो खेला जनवरी फरवरी की 2020 में मध्य प्रदेश में हुआ था, ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा किया हुआ, अब देखिए इतना बड़ा वो फैक्टर बनकर सामने आया कि 3 साल, करीबन 3 से भी 3.5 साल बाद मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुए, भाजपा 150 पार कर जाती है, 163 सीटें 230 में से निकालने में कामयाब रहती है। कुल मिलाकर के अगर भाजपा ये कार्यकाल पूरा नहीं कर पाती, तो ये जो मुख्य चुनाव होने हैं साल के आखिर में, वहां पर भी जो सत्ता बचानी वो और भारी पड़ जाएगी। आखिरी सवाल रहेगा अक्षय, यहाँ पर 45 लोक विधानसभा की सीटें आती हैं करीब, जो 5 लोकसभा सीटों के अंतर्गत। तो यहाँ पर 5 लोकसभा जो सीटें जीती है कांग्रेस पार्टी ने, क्या विधानसभा चुनाव में आपको लगता है कि यहाँ पर हरियाणा में सियासी तख्तापलट हो सकता है? क्योंकि लंबा कार्यकाल हो गया है, 10 साल गुजर चुके हैं, और 10 सालों में पिछले 5 साल के कार्यकाल के दौरान मनोहर लाल खट्टर की कार्यशैली की और वर्तमान में देखा जाए तो नायब सिंह सैनी की कार्यशैली की लगातार किरकिरी होती हुई नजर आई है। देखिए दिनेश, मैं इस बात से कहीं ना कहीं असहमत हूँ कि लोकसभा के जो समीकरण निकलकर सामने आते हैं, जो नतीजे निकलकर सामने आते हैं, उसे पूरी तरीके से विधानसभा से तुलना उसकी कर ली जाए। 5 से 45 का आंकड़ा तो आपने बेहतर बताया। अब जो कांग्रेस 5 जीती है, वो 75 भी जीत सकते हैं विधानसभा में, और वो 25 पर भी सिमट सकते हैं विधानसभा में। मुझे लगता है दिल्ली का उदाहरण इसके लिए बेहतर रहेगा 2019-20 का, जहां भाजपा 7 के 7 सीटें 2019 में भी जीत जाती है, और अनुमान लगाया जाता है कि 2020 के दिल्ली विधानसभा चुनावों में भाजपा बड़ा खेला कर सकते हैं। लेकिन खेला जनता ने भाजपा के साथ कर दिया, और बीजेपी जो 7 लोकसभा जीतती है, वो 7 विधानसभा में सिमट जाती है, जहां वो 70 की जो लक्ष्य लेकर चल रही थी, और कहीं ना कहीं पूरी करती नजर आ रही थी कि यहाँ पर अब की बार बहुमत भाजपा दिल्ली विधानसभा पालेगी, लेकिन बहुत पीछे रह जाती है। अब आप देखिए यहाँ पर कि हरियाणा में अगर यहाँ की जो मतदाता है, अगर उन्हें हम 2 तबकों में बांटकर बात की जाए, एक तबका ऐसा है जिसने आम चुनावों में मोदी के कामकाज, बीजेपी आला या कहें कि केंद्र सरकार, बीजेपी की केंद्र में जो सरकार रही है उसके कामकाज को देखकर वोट किया हो, चाहे उसके खिलाफ वोट किया हो, चाहे उसके समर्थन में वोट किया हो। और एक तबका ऐसा है जिसने देखा है कि हाँ, यहाँ भी हमारे राज्य में भी खट्टर सरकार के दौरान कुछ काम बेहतर नहीं हुआ, और ना ही केंद्र में काम हुआ, ना ही केंद्र से हरियाणा को इतना कुछ विशेष चीजें मिल पाई। अब यहाँ पर जो पहले वाला मतदाता है, वो कहीं ना कहीं बीजेपी को बचाव कर सकता है कि अगर उसे लगेगा यहाँ पर कि हाँ, हरियाणा में जो खट्टर की सरकार बीते 9.5 साल में रही, उस और मौके की जरूरत और बेहतर कर सकती है। नहीं तो जो दूसरा मतदाता है, जो इस कहीं ना कहीं श्रेणी में अब आ चुका है कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में ना ही केंद्र की तरफ से ना ही राज्य की तरफ से कुछ नहीं किया, वो बड़ा झटका दे सकता है। और भाजपा जो 75 का लक्ष्य बीते 2 विधानसभा चुनावों में लगातार लेकर आ रही है, वो 25 पर भी सिमट सकती है। अनिल विज, हरियाणा कांग्रेस बीजेपी के एक बड़े दिग्गज नेता है, उनको दिल्ली तलब किया गया, बंद कमरे में जेपी नड्डा और अमित शाह के साथ मुलाकात होती है। ऐसे में राव इंद्रजीत सिंह भी बगावती सुर अपनाते हुए नजर आते हैं। तो क्या हरियाणा में ये जो 3 महीने का वक्त बाकी है, इसमें बीजेपी संगठन कोई बड़े परिवर्तन करेगा? क्या हरियाणा में नायब सिंह सैनी को सीएम पद से हटा करके किसी ऐसे चेहरे को चीफ मिनिस्टर बनाया जाएगा जिसके पास अच्छा खासा सियासी जनाधार मौजूद हो? और क्या भारतीय जनता पार्टी इसी तुरुप के इक्के के साथ यहाँ पर 2024 के विधानसभा चुनाव को साधती हुई नजर आएगी? फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN 9।